एक्शन। आखिर तुम लोग पूजा स्थल के लिए क्यों लड़ रहे हो? क्यों लड़ रहे हो? अरे उस स्थान पर मंदिर हो या मस्जिद, आखिर है तो पूजा स्थल ही ना। मैं मानता हूं कि एक भूल इतिहास सोई होगी, मगर दूसरी भूल तुम क्यों करते हो? अरे क्यों करते हो दूसरी भूल तुम? आखिर दंगा तुम्हें देता क्या है सिवाय तबाही और बर्बादी के? अरे दंगा में तो धर्म मरता है, नहीं जाति मरती है। मरता है तो सिर्फ आदमी। वो आदमी जिस आदमी से आदमी का रिश्ता सिर्फ दो होता है, सिर्फ दो। पहला रोटी का और दूसरा बेटी का, तीसरा कोई रिश्ता नहीं होता तीसरा। दंगा तुम्हारी रोटी और बेटी दोनों को छीन लेता है। हाँ, सच है तो बस यही सच है। जी नमस्कार, मैं रवि मिश्रा। मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत अभिनय से इसलिए करना चाह रहा था कि कोई भी कलाकार जब तक अपने विधा को लोगों तक पहुंचाया नहीं, बातें उनके तक पहुंचती नहीं है। मैं अपना परिचय और अपने रंगमंचीय यात्रा के बारे में थोड़ी बात बताऊंगा और उसके बाद फिर मैं अभिनय के बारे में कुछ बात करूंगा। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं द ड्रीमर पेज के फेसबुक लाइव पर, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया और आप लोगों से मिलने का मौका दिया, आप लोगों से अपनी बातों को, अपने अनुभव को साझा करने का मौका दिया। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सम्राट उपाध्याय को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, मेरा छोटा भाई है, कि इस तरह के कार्यक्रम को वो ऑर्गेनाइज कर रहा है और अपने पेज पर बड़े दिग्गज कलाकारों को बुला करके उनके अनुभव को, जो जूनियर कलाकार हैं या बड़े भी कलाकार हैं, सीनियर कलाकार भी हैं, उनसे वो साझा करवा रहा है, जिससे बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। लोगों ने अपना जीवन इस माध्यम में बिताया है, क्या क्या अनुभव उन्होंने किया, कैसे कलाकार बनना चाहिए, कैसे लोग हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं और कैसे लोग अपने आप को बढ़ा सकते हैं। उन दिग्गजों से सुनकर आप अपने आप को समृद्ध कर सकते हैं, एक अच्छा कलाकार बन सकते हैं। दोस्तों, मेरा रंगमंच जो यात्रा है सन 1983 से शुरू हुआ। जी हाँ, लगभग 35-37 साल हो चुके हैं और इस विधा में जुड़े हुए मेरे 37 साल में मैंने कोई दूसरा काम नहीं किया। कोई कहता भी है एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। पता नहीं मैं कितना पाप आया हूं उसमें, ये तो आप लोग तय करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है, संतुष्टि बहुत है इसी विधा से जुड़कर अपने परिवार का और कुछ अपने लोगों का मैं पालन पोषण कर पा रहा हूँ। अपने लोगों को इस विधा के द्वारा अर्जित किए हुए पैसे से मैं बहुत कुछ कर पा रहा हूँ, ये मुझे बहुत सुकून देता है। 83 में दरअसल मेरे मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे कलाकार थे जो नाटक किया करते थे। वो लोग बहुत पहले से जुड़े हुए थे। मुझे इस नाटक विधा में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जानकारी भी नहीं थी कि नाटक होता क्या है, लेकिन बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। हाँ, मेरे पिताजी नाटकों के मंचन के वक्त अपना संगीत देना, वो सारंगी बजाया करते थे। पंडित किशोरी प्रसाद मिश्रा बहुत बड़े सारंगी वादक, इंटरनेशनल फेम के, आकाशवाणी पटना के स्थायी कलाकार रहे हैं।
वो कभी कभी बड़े बड़े कलाकारों के साथ जा करके उनके नाटकों में म्यूज़िक दिया करते थे, संगीत दिया करते थे। तो वो जानकारी थोड़ी सी मुझे थी। लेकिन जो मेरे मोहल्ले के कलाकार थे, मेरे दोस्त थे, जिनको मैं कभी किसी को चाचा भी कहता था, किसी को भैया भी कहता था, सारे बड़े लोग थे, सारे बड़े बड़े, हमसे उम्र बड़े थे, वो सारे लोग हमारे मोहल्ले के थे। वो लोग नाटक किया करते थे, लेकिन मैंने नाटकों को नहीं देखा। एक दिन मैं अपने ऐसे ही एक मित्र, जो पारिवारिक मित्र है मेरे, सॉरी, उनको मैं चाचा कहा करता हूँ, आज़ाद शक्ति जी, आप लोग भी जानते हैं उनको, सीनियर कलाकार हैं। उनसे मैंने पूछा कि कहाँ जा रहा हो? तो उन्होंने कहा कि मैं नाटक का रिहर्सल करने जा रहा हूँ। तो मुझे तो इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि चलो अगर फुर्सत हो तो चलो देखा जाए। हमने, मुझे इंटरेस्ट नहीं यार, मैं जाऊँगा नहीं। दोस्त भी थे, चाचा भी थे, उम्र में बड़े भी थे, लेकिन उनकी बात को टाल नहीं पाया और मैं उनके साथ रिहर्सल देखने चला गया। रिहर्सल के दरमियान में जो नाटक का रिहर्सल चल रहा था, डायरेक्टर वहाँ अपना डायरेक्शन कर रहा था, लेकिन कोई एक कलाकार शायद नहीं आया था। और एक कलाकार जब नहीं आया तो उस डायरेक्टर महोदय ने आज़ाद जी को कहा कि ये लड़का कौन है, इसको प्रॉक्सी के लिए खड़ा कर दो, वो आर्टिस्ट आएगा तो फिर वो करेगा। लेकिन मुझे तो इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन बहुत विनती करने के बाद मुझे खड़ा किया गया। मैं खड़ा हो गया और पीछे से जो प्रॉक्सी हो रहा था, ये प्रॉक्सी और प्रॉन्टिंग, ये सब सारी बातें मुझे समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब समझ में आ रही है। तो जो प्रॉन्टिंग कर रहा था, मैं उस डायलॉग को, उस संवाद को ले करके बोल भी दिया करता था। पता नहीं क्या उनके अच्छा लगा, वो मुझे समझ में नहीं आया है, लेकिन इतना ज़रूर है कि दूसरे दिन मेरे पास सूचना भेजी गई कि आपको वो कैरेक्टर करना है, प्लीज़ मदद कीजिए, वो आर्टिस्ट नहीं आ पा रहा है। हालांकि बाद में मुझे पता चला कि नहीं, मैंने शायद बहुत अच्छा किया था, इसलिए उन लोगों ने मेरा चुनाव किया था। मुझे तो इस बात में इंटरेस्ट था नहीं, इसलिए मैं वहाँ जाना नहीं चाह रहा था। लेकिन आज़ाद जी ने मुझे ज़बरदस्ती ले आकर कहा कि भाई मदद कर दो, कलाकार नहीं आया है, नाटक बर्बाद हो जाएगा। और मैं उसको संभालने के लिए, इस नाटक को करने के लिए, उनकी कोई नाटक में कोई गड़बड़ी ना हो, उसके लिए मैं उस कैरेक्टर को कर लिया। और जब करके मैं, यही कालिदास रंगालय में मेरा पहला शो था। आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई नशा नहीं किया है, आज तक किसी नशे का मैं आदी नहीं रहा हूँ। आदी नहीं, मैंने छुआ तक नहीं है। हम इसलिए इस बात को साझा कर रहे हैं कि वो कैरेक्टर जो मैं कर रहा था, वो एक शराबी का कैरेक्टर था। और शराबी का कैरेक्टर बिना अनुभव के, मैं सोचता था कि भाई कैसे मैं कर पाऊंगा इसे। लेकिन खैर, मैंने उस कैरेक्टर को किया। और आपको बताते हुए मुझे थोड़ा फक्र महसूस हो रहा है कि पहला ही संवाद जो मेरा था, वो कुछ इस तरह का था कि किसी ने पूछा मेरे से संवाद में कि भाई तुम्हारा बाप कहाँ है? तो मैं उसको शराब के नशे में बोलता, क्योंकि मैं 24 घंटा शराब में रहा करता था, उस चरित्र ही ऐसा था। तो मैंने कहा, उसमें डालो कि वो साला ऊपर बैठ के दारू पी रहा होगा। ये मेरा पहला संवाद था। और पूरे नाटकों में मेरा संवाद इसी तरह से था, बहुत सारा संवाद शराब पीते हुए। आपको कहते हुए बड़ा अजब लग रहा है कि ये संवाद, मेरा बाप ऊपर बैठ के दारू पी रहा होगा और मेरे पिताजी पंडित किशोरी प्रसाद मिश्रा सबसे पहले आगे श्रेणी में बैठे हुए थे, और उन्होंने मेरा ये संवाद सुना। बड़ा डर भी लग रहा था कि क्या महसूस कर रहे होंगे। लेकिन जब मैं घर आया था तो उन्होंने बहुत तारीफ़ की थी इसके बारे में। और मैं उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा बाद में। जब मंच से वो नाटक ख़त्म हुआ, उस नाटक का नाम था अत्याचार, और उसके निर्देशक थे श्री दीपक श्रीवास्तव जी, जो आज भी मेरे गुरु हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और वो मेरे गुरु हैं, और उन्होंने उस नाटक में मुझे ये कैरेक्टर दिया था। लेकिन जब मैं प्ले करके बाहर निकला तो उस वक्त के बहुत ही मशहूर एक कलाकार हुआ करते थे, प्रफुल्ल प्रीत जी, जो बाद में फिल्मों के डायरेक्टर भी बने, बहुत सारी फिल्मों के। उनको मैं पहचानता नहीं था, क्योंकि इस नाटक, इस लाइन से तो मुझे कोई वास्ता था ही नहीं। वो दौड़कर आए और मंच पर मुझे गले लगाया, और उनकी बात मैं आज तक शेयर कर रहा हूँ आप लोग के समक्ष, कि उन्होंने कहा कि भाई आपने अद्भुत किया है, बहुत गजब किया है, और आज रंगमंच पटना को बहुत अच्छा कलाकार मिला है। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये मेरी उपलब्धि है, ये मेरा सम्मान है, और मैं उस बात को आपके सामने साझा कर रहा हूँ।
इस 37 साल के दिनों में, 37 साल तक मुझे याद नहीं कि कितना बहुत सारे फेस्टिवल, बहुत सारे प्रतियोगिता, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में मैं गया, वहाँ शो किया, वहाँ किया। मेरे पास पुरस्कारों की इतनी संख्या है कि मेरा घर बहुत छोटा हुआ करता था, 2-3 रूम का घर था, लेकिन एक रूम में पूरा मेरा पुरस्कार से भरा हुआ रहता था। आज भी बहुत सारे पुरस्कार आपको कहते हुए थोड़ा सा अजब लग रहा है कि वो बोरे में बंद है, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है कि मैं उसको सजा कर रख सकूं। लेकिन उन पुरस्कारों के बाद भी मुझे वो पुरस्कार बड़ा महत्वपूर्ण लगा, जो उसने पहले दिन आकर मुझसे कहा था कि आपको, आपके द्वारा पटना रंगमंच को एक बहुत बड़ा कलाकार मिल गया है। ये मेरे लिए बहुत सम्मानितजनक बात है। दोस्तों, उसके बाद बहुत सारे कार्यक्रम मैंने किए, बहुत सारी नाटकों को किया। बाद में हम लोग एक सोचा कि अपनी संस्था बनाई जाए, सारे दोस्त मिल करके सोचा कि कुछ अपने ढंग से कुछ किया जाए, कुछ अच्छी बातें की जाए उसमें। और उस क्रम में मैंने तैयारी भी कर ली थी कि कोई संस्था बना के उसमें एक प्ले अच्छा किया जाएगा। बहुत सारे लोग मेरे जुड़े हुए थे, विजय साकेत जी जुड़े हुए थे, बालाजी जुड़े हुए थे, राम सुजान जी जुड़े हुए थे, हमारे मित्र थे ओम कपूर जी, वो भी जुड़े हुए थे, आज़ाद शक्ति जुड़े हुए थे। ऐसे बहुत सारे करीब 20-22 लोग हम लोग थे जो संस्था बनाने के क्रम में लगे हुए थे। कि हमारे एक मित्र और हैं जो आज हमारे बहुत करीब हैं, मिथिलेश सिंह जी, प्रयास के निर्देशक। उनको कहाँ से जानकारी मिली कि रवि मिश्रा एक टीम बनाना चाह रहा है, एक संस्था बनाना चाह रहा है, तो क्या उनसे बात की जाए। ओम कपूर साहब मिथिलेश जी को लेकर के मेरे घर आए और उन दिनों आपको विश्वास होगा, बहुत सारे लोग महसूस भी कर रहे होंगे, नाटक नौटंकी की बातें घर में नहीं किया जाता था, क्योंकि लोग गार्जियन पसंद नहीं करते थे। मेरा तो सौभाग्य है कि मेरे घर में कलाकारों की एक पूरी जमात थी। क्योंकि मैं यहाँ एक बार बता दूँ कि मेरा घराना पूरा म्यूजिकल घराना है। मेरा जो माहौल है मेरे घर का वो पूरा संगीतमय है। मेरे पिताजी पंडित किशोर प्रसाद मिश्रा सारंगी वादक, मेरे चाचा जी सारंगी वादक, मेरे घराना यानी बनारस घराने से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे कलाकार जो पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं, उस घराने से मैं जुड़ा हुआ हूँ। जैसे राजन साजन मिश्र जी, गुदई महाराज जी, किशन महाराज जी, गोपी कृष्ण जी, ऐसे शारदा साहब जी, ऐसे दिग्गज कलाकार हमारे घराने से जुड़े हुए हैं। तो मैं तो म्यूजिकल घराने से जुड़ा हुआ था। और आज भी मेरे घर में मेरी श्रीमती लक्ष्मी मिश्रा, एक अच्छा नाम है गायकी में उनका, तो म्यूजिक से वो भी जुड़ी हुई हैं। और मेरे 2 पुत्र हैं, और मैं कभी आप लोगों को सुनाऊंगा, आधार मिश्रा और आभास मिश्रा। ये दोनों भी बहुत बड़े कलाकार हैं, कभी आप सुनेंगे। मैं इसलिए तारीफ नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे पुत्र हैं, मेरी पत्नी है। जिस कलाकार को ये महसूस न हो कि आप कर क्या रहे हैं या आपको किस बात की तारीफ करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, तो आप कलाकार बन भी नहीं सकते हैं, खासकर अभिनेता तो एकदम नहीं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं उस घराने से जुड़ा हुआ था और हमारा घराना म्यूजिकल था, लेकिन मुझे नाटकों में ये सब करना पड़ा, मैं इसमें आ गया। तो ओम कपूर जी ने मिथिलेश जी को मेरे घर लाया, लेकिन फिर भी मेरे घर में इजाज़त नहीं थी कि नाटक नौटकी की बात की जाए। हाँ, संगीत की बात हो सकती थी। तो मैं रोड पर रास्ते में मिथिलेश जी से बात कर रहा था और मिथिलेश जी ने मुझे नमस्कार किया कि रवि मिश्रा जी नमस्कार, भाई सुना है कि आप एक संस्था बनाना जा रहे हैं, तो क्या मेरी संस्था बनी बनाई हुई है, आप लोग सारे लोग इसमें आ जाएं, जैसे भी आप लोगों को करना है, जिस तरह से करना है, मैं आप लोग के साथ हूँ, आप लोग कीजिए, हम लोग भी करेंगे और आप भी कीजिए, सबका। अरे संस्था एक नया बनाने से क्या फ़ायदा। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने दोस्तों से पूछूंगा, अपने लोगों से पूछूंगा। सारे लोग तैयार हो गए, मैं जल्दी बातों को बता रहा हूँ। सारे लोग तैयार हो गए और सब लोगों ने मिलकर ये तय किया कि ठीक है, प्रयास में हम लोग जाते हैं, नाटक करते हैं। मिथिलेश जी को मैंने एक सिर्फ हिदायत दी थी, एक डिमांड मैंने किया था, जबकि उन्होंने कहा था कोई डिमांड नहीं, जो आप जैसे करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन मैंने उनसे कहा था कि मेरे 20-25 लोग हैं और 20-25 लोगों को एक ऐसा नाटक का चुनाव होना चाहिए जिसमें सारे लोग जुड़ जाएं, क्योंकि सारे लोग नहीं जुड़ेंगे तो सबको लगेगा कि भाई मुझे छोड़ दिया गया। और उस क्रम में एक सामान्य नाटक का चुनाव हम लोगों ने किया। इसलिए सामान्य नाटक में कह रहा हूँ, क्योंकि सामान्य नाटक इसलिए कह रहा हूँ कि उसका चुनाव इसलिए किया गया था कि उसमें कैरेक्टर्स ज़्यादा थे।
और सारे कलाकार उसमें एडजस्ट हो सकते थे, सारे लोग एडजस्ट हो सकते थे। इसलिए मैंने उस नाटक का चुनाव मैंने किया। उस नाटक का नाम था दो ठग, और उसमें मेन कैरेक्टर मुझे और ओम कपूर साहब को मिला था। अब सारे कलाकार उसमें एडजस्ट हो चुके थे। नाटक अच्छा हुआ, लोगों ने तारीफ की, और उसके बाद वो सिलसिला जो चलने लगा तो आज तक है। प्रयास से जुड़कर बहुत सारी ऐसी नाटकों को हम लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसका आज भी लोग याद करते हैं उस नाटकों को। पगला घोड़ा, हमीदाबाई का कोठा, रश्मि रथी, शासनानुशास, ऐसे बलि का बकरा, ऐसे कितने नाटक हम लोगों ने किए, याद ही नहीं है। उसके बाद बहुत सारे नाटकों को बाद में भी किया। बैंड मास्टर, बुद्धम शरणं गच्छामि, यही सच है, बहुत सारे, पाटलिपुत्र का राजकुमार, ऐसे सारे बहुत सारे नाटकों को हम लोगों ने किया, और एक इज्जत मिली, एक सम्मान मिला। आज तक मैं कर रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी है। दोस्तों, बहुत सारी फिल्में, बहुत सारे सीरियल्स, बहुत सारे टेलीफिल्म और दूरदर्शन और रेडियो के बहुत सारे कार्यक्रम लगातार मैं कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, करता रहूँगा और करने वाला भी हूँ। लेकिन जो सुकून मुझे नाटक में मिलता है, जो आत्मा तृप्त होता है, वो नाटकों से ही होता है, फिल्मों से नहीं, सीरियल्स में ही। नाटकों में करने के लिए बहुत कुछ है। यदि आप इस विधा से जुड़ना चाहते हैं तो एक बात जान लीजिए, कोई अगर कहता है कि नाटक से जुड़ने से फायदा क्या है, अभिनय से जुड़ने से फायदा क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं, इतना तो जरूर आप कह दीजिए उसे कि अभिनय से जुड़ने वाला हर व्यक्ति इंसान बन जाता है। अगर अभिनय आप करना सीख गए या अभिनय करने लगे तो समझिए कि आप इंसान बन गए। आपके पास हर तरह का अनुभव आ जाता है, क्योंकि एक अभिनेता ही सब कुछ को महसूस कर पाता है। मैं अब आपसे थोड़ी अभिनय की बारीकियों के बारे में बात करना चाह रहा हूं। दोस्तों, समय कम है, क्योंकि अभिनय करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारी बातें हैं जिसको आप ले करके, उसको सीख करके आप अभिनय को अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। लेकिन एक बात आप नोट कर लीजिए, मैं हमेशा अपने लोगों को कहता हूं, अपने बच्चों को कहता हूं, अपने जूनियर्स को कहता हूं और सभी को कहता हूं कि अभिनय कभी भी कोई किसी को सिखा नहीं सकता है। इसको आप नोट कर लीजिए, अभिनय कभी भी कोई भी किसी को सिखा नहीं सकता है, पर अभिनय सीखा जरूर जा सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने बहुतों को अभिनय सिखाया है। मेरे क्लासेस आज भी चल रहे हैं। इस कोरोना के दौर में नहीं हो रहा, वो अलग बात है, लेकिन कोरोना के दौर से पहले क्लास लगातार चलते रहे हैं। बहुत जगह क्लासेस लेता हूँ, अभिनय ही सिखाता हूँ। लेकिन मैं अभिनय सिखा नहीं सकता हूँ, अभिनय बता सकता हूँ। लेकिन सीखने वाले सीख सकते हैं। मैं जो करता हूँ, जो बताता हूँ, वो लोग अपने लेते हैं, और इतनी सारी बात जो लेने वाला होता ना, वो इतनी बताऊंगा ना, इतना ले लेगा। लेकिन जो लेने वाला नहीं है, जिसके पास समझ नहीं है, जिसके पास भावना नहीं है, उसको मैं इतना बताऊंगा तो वो इतना भी नहीं ले पाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि अभिनय कोई भी कभी भी किसी को सिखा नहीं सकता है, पर अभिनय सीखा जा सकता है। अब अभिनय सिखाने के लिए जो बहुत सारे क्लासेस खुले हुए हैं, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता और बहुत जगह, वो करते क्या हैं? जो करते हो। लेकिन इतना जरूर है, अगर आपके अंदर अभिनय की समझ हो तभी आप सीख भी पाएंगे। एक अभिनेता को क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है अभिनय करने के लिए, मैं कुछ बातों का जिक्र करूंगा क्योंकि समय कम है। एक एक पॉइंट पर मैं 2-2 घंटा, 1-1 घंटा बोल सकता हूं। मैं क्लासेस करता हूं तो 1-1-2 घंटा बोलता हूं एक पॉइंट्स पर। जैसे शब्द, उच्चारण, इस पर भी 2 घंटा बातें हो सकती हैं, लेकिन समय कम है। तो मैं उन सारे पॉइंट्स को थोड़े थोड़े मैं सुनूंगा, टच करूंगा, छूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप इतना ही समझ जाए। लेकिन फिर कभी बात होगी तो विस्तार रूप से बात होगी। लेकिन एक बात जान लीजिए, एक अभिनेता को शुद्ध उच्चारण करना आना चाहिए। अगर शुद्ध उच्चारण अभिनेता नहीं करेगा तो आप जान लीजिए, जो बात वो कहना चाहता है, जो बात वो बताना चाहता है दर्शकों को कि मैं ये कहना चाह रहा हूं, वो उस तरह से जाएगा ही नहीं। आप देखिए ना, एक गाना है, फलक पे जितने सितारे हैं वो भी शर्माए, ओ देने वाले मुझे
इतनी जिंदगी दे दे, यही सजा है मेरी, मौत भी ना आए मुझे, किसी को चैन मिले मुझको बेकसी दे दे। इसमें एक शब्द है फलक। अगर एक कलाकार उसे फलक बोलता है तो जो जानकार लोग समझ सकते हैं कि फलक का मतलब लकड़ी का तख्ता होता है और फलक का मतलब आसमान होता है। बातें कितनी बदल जाती हैं। अगर आप शब्दों को नहीं समझेंगे तो आप उसे कैसे बोल पाएंगे, कैसे व्यक्त कर पाएंगे। बहुत सारी बातें हैं। देखिए ना, छोटी छोटी बातें हैं। मैं बड़े लोगों को नहीं समझा रहा हूँ, मैं अपने उन छोटे भाइयों को बता रहा हूँ जो कलाकार बनना चाहते हैं, जो अभिनय में आना चाहते हैं, या जो आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ने वाले हैं या बढ़ चुके हैं। मैं अपनी कुछ बातें उनसे साझा कर रहा हूँ। आप 3 शब्दों को जानते हैं, अक्षर को जानते हैं, तालाबे श, मूर्धन्य श, दंते श। ये 3 शब्द हैं, सारे लोग जानते हैं। लेकिन इन तीनों शब्दों को तालाबे श क्यों कहा जाता है, दंत स क्यों कहा जाता है, मूर्धन्य स क्यों कहा जाता है, ये मालूम है आपको? नहीं मालूम है। आप उसको उच्चारित करते हैं, बहुत साधारण सी बात से उच्चारित कर लेते हैं। शराब, सड़क, वर्षा आप करते हैं, लेकिन दरअसल वो कहा क्यों जाता है, तालाबेश क्यों कहा जाता है? आपको मालूम होना चाहिए। जीभ है जो, बिना जीभ के सहयोग के आप कोई शब्द निकाल नहीं सकते हैं। और एक अलग बात भी है, जीभ अगर कहीं टच कर जाए तो आप शब्द निकाल भी नहीं पाइएगा। यानी जीभ का सहयोग लेना है आपको। ये जीभ जब ताल्लुक की तरफ जाए, और जब ताल्लुक की तरफ जाए तब जो श निकले उसे तलाबेश कहते हैं। अक्षर ही खुद बोलता है कि मुझे इस तरह से बोलिए। देखिए ना, तलाबेश, तलाबेश। तो तलाबेश बोलने के लिए आपको ताल्लुक की तरफ जीभ को ले जाना पड़ेगा, श है ना। और उसी जीभ को अगर आप दांत की तरफ ले आते हैं, दंतः स, दीप को दांत की तरफ ले आइए तो दंतः स। और उसी जीभ को अगर ताल्लुक की तरफ ले जाकर के मोड़ लीजिए, यानी वो श जो आधा श हो, पेट चिरवा सभी कोई उसे कहते हैं, यानी आधे शब्द श का उच्चारण होता है वो, तो उसे क्या कहता है, वर्षा। न कि वर्षा, नहीं, वर्षा। तो आप अगर इन बातों को समझ जाएंगे तो आप अपनी बात को रख पाएंगे लोगों के सामने। बहुत सारी बातें हैं। नुक्ते का प्रयोग कैसे करेंगे, दीर्घऊ हर्षऊ का प्रयोग कैसे करेंगे, कॉमा, फुल स्टॉप, प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किस तरह से करेंगे संवाद में, आपको आना चाहिए। इतना बड़ा विषय है कि इसे बताते बताते मैं बोल रहा हूँ ना कि 2-3 घंटे लग जाएंगे, लेकिन मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। अगर आप देखते हैं बस के पीछे लिखा रहता है सावधान बच्चे हैं, लिखा रहता है सावधान बच्चे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो बच्चे हैं वो सावधान हैं। अरे इस कॉमे का इस्तेमाल करना तो सीखो। सावधान, कॉमा या फुल स्टॉप, बच्चे हैं, तभी तो समझ में आएगा। सावधान रहिए, बच्चे हैं। अगर आप सावधान बच्चे हैं कह देंगे तो सावधान बच्चे हैं, आप जो आपको जिस तरह से जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा। एक संवाद मैं बच्चों को सिखाता रहता हूँ, हमेशा बार बार शेयर करता हूँ, आपको भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सॉरी। राम आम के पेड़ पर चढ़कर आम खा रहा है, ये एक संवाद है। अगर इस संवाद को आपको कई प्रकार से बोलना पड़े तो कैसे बोलेंगे? अब देखिए ना, राम आम के पेड़ पर चढ़कर आम खा रहा है। इसमें साफ स्पष्ट है कि राम जो है आम के पेड़ पर चढ़कर आम खा रहा हो। लेकिन अगर हम इसको हाईलाइट करें कि नहीं, आप राम को हाईलाइट मत कीजिए, राम आम का पेड़ हाईलाइट कीजिए, तो आपको कैसे कहना पड़ेगा? डरो, राम कॉमा आम के पेड़ पर चढ़कर आम खा रहा है। राम जो है आम के पेड़ पर चढ़कर, किसी ताड़ के पेड़ पर नहीं, अमरूद के पेड़ पर नहीं। तो आपको बोलना पड़ेगा उस तरह से ना, कॉमा का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। राम आम के पेड़ पर चढ़कर आम खा रहा है। अगर ये कहे कि नहीं, आम के पेड़ छोड़ दीजिए, राम आम के पेड़ पर चढ़कर आम खा रहा हो, तो कैसे बोलेंगे? राम आम के पेड़ पर चढ़कर आम खा रहा है, यानी पेड़ पर चढ़कर, नीचे उतर के नहीं, ऊपर जाके नहीं, कहीं हट के नहीं, उसकी छां के नीचे नहीं, पेड़ पर चढ़कर, पेड़ पर चढ़कर। अगर कोई कहे कि राम आम के पेड़ पर चढ़कर आम खा रहा है, उतरते हुए नहीं खा रहा है, तो राम आम के पेड़ पर चढ़कर आम खा रहा है। मैंने कॉमा जहां जहां आप लगाते हैं, समय कम है इसलिए जल्दी नहीं बता रहा हूं, जहां जहां आप कॉमा लगाते हैं
जहां जहां कॉमा लगाकर आप बात करते उसका प्रयोग जब करिएगा तो अर्थ बदल जाएंगे। राम आम के पेड़ पर चढ़कर आम खा रहा है, अब सारी बातें गौण हो गई। राम आम के पेड़ पर चढ़कर आम खा रहा है, राम आम के पेड़ पर चढ़कर रोटी नहीं खा रहा है, आम खा रहा है। राम आम के पेड़ पर चढ़कर आम खा रहा है, यहां पर कॉमा। राम आम के पेड़ पर चढ़कर आम खा रहा है, था नहीं, किया था नहीं, है अभी। अब देखिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत नुक्ते का प्रयोग कैसे है, बहुत लोग बोलते हैं। मुझे थोड़ा उर्दू की कम जानकारी है, लेकिन जितनी भी है मैं जितना भी जानकारी है उसको साझा कर रहा हूँ कि नुक्ते के प्रयोग से खुदा जुदा हो जाता है, लोग बोलते हैं। अब देखिए ना, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जहाँ नुक्ता लगाया जाता है, लेकिन 5 अक्षर ही ऐसे हैं जिसमें नुक्ता लगाया जाता है। क, ख, ग, घ, क, ख, ग, ज, फ। क, ख, ग, ज और फ, ये 5 ही अक्षर ऐसे हैं जिसमें नुक्ते का प्रयोग होता है। क को अगर बोलना है उसमें नुक्ता लगा देना है तो क्या बोलेंगे? क। ख के अंदर अगर नुक्ता लगा दिया जाए नीचे तो ख बोलना है तो आप ख बोलेंगे। ग के नीचे नुक्ता लगा देंगे तो ग को बोलना है तो ग बोलेंगे। ज को नुक्ता लगा देंगे तो ज को बोलना है तो ज बोलेंगे। फ के नीचे अगर नुक्ता लगा देंगे ये तो फ की जगह आप फ बोलेंगे। बहुत सारे शब्द ऐसे आएंगे, बहुत सारे वाक्य ऐसे आएंगे जिसमें इन चीज़ों का प्रयोग होता है। बहुत सारी बातें हैं, इजाज़त, कफन, क़यामत, तो इन सारी बातों का इस्तेमाल, बोला ना कि बृहद विषय है, बृहद बातें हैं। इसका उच्चारण अगर आप संभाल लेते हैं, एक अभिनेता अगर अपना उच्चारण दुरुस्त कर ले तो अपनी बातों को अच्छी तरीके से लोगों के सामने बोल सकता है, समझा सकता है, बता सकता है। बहुत सारी बातें हैं। अब देखिए ना, अभिनेता बनने के लिए आपको बेस की ज़रूरत है। अब आप कहेंगे बेस क्या है? बेस तो सीधा साधारण सी भाषा में अगर कहें तो जड़ है, नींव। जब नींव और जड़ ही मजबूत आपका ना होगा तो आप अभिनय कहाँ से कर पाएंगे? बेस के लिए मैं आपको 2-3 बातें जल्दी बता देता हूँ कि जब आप अभिनय करते हैं तो आप, एक बात और, कोई भी कलाकार हो, मैं उसे कलाकार ही मानता हूँ, अच्छा कलाकार मानता हूँ, लेकिन एक बात जान लीजिए आप, अच्छा कलाकार से मुझे संतुष्टि नहीं है। अब आप कहेंगे अच्छा कलाकार से संतुष्टि नहीं है? जी हाँ, मुझे अच्छा कलाकार से संतुष्टि नहीं है, मुझे बहुत अच्छे कलाकार से संतुष्टि होती है। और बहुत अच्छे कलाकार के लिए आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब बेस लेने के लिए कोई संवाद अगर आप बोलते हैं, देखिए मैं कहना चाह रहा हूं कि आप मेरी बातों को गौर से सुन रहे होंगे, तो एक बात जान लीजिए कि ये जो कर रहे हैं ना हम, ये जो छू रहे हैं ना, ये अपने हाथों को रख रहे हैं ना, अपनी बालों को खुजला रहे हैं ना, ये अपने आप को खुजला रहे हैं ना, ये उंगली का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कुर्सी का इस्तेमाल, प्रॉक्सी का इस्तेमाल, प्रॉक्स का इस्तेमाल, स्टेज का इस्तेमाल, आप बेस को कई तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उन बेस का इस्तेमाल करके आप करेंगे तो आपके अभिनय में स्वाभाविकता नजर आएगी, लगेगा बड़ा रियलिस्टिक हो रहा है। लेकिन अगर आप संवाद बोलते चले जाएं, किसी तरह से बोलते हुए, आप बोलते रहिए, दिन भर संवाद बोलते रहिएगा, लोग सुनते रहेंगे, तारीफ करते रहेंगे, उनको महसूस होगा कि कुछ कमी जरूर है। दर्शक बेचारा सब समझता है, लेकिन उसको पूछेंगे कि क्या चीज़ गलत आपको लग रहा है या क्या अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो उनके पास वो शब्द नहीं है, उनके पास वो समझ नहीं कि वो बताएं कि इस कारण से हमको थोड़ा कोई मजा नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप करके दिखाएंगे हाँ 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 ये अच्छा लग रहा है, तो आपको बेस को भी मजबूत करना है। तो बेस के लिए फिर भले ना हर विषय के लिए 2-2 घंटे की जरूरत है, जो नहीं है मेरे पास अभी। मैं कुछ बातों को और करना चाह रहा हूं। अब आप देखिए, स्वर ताल लय, एक अभिनेता को स्वर ताल लय की क्या जरूरत है? लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, जिस अभिनेता के पास स्वर ताल लय नहीं हो तो वो अभिनेता हो ही नहीं सकता है, सवाल ही नहीं पैदा होता है। क्योंकि संवाद की अदायगी, टाइमिंग, सुरीला होना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग समझेंगे नहीं, आपकी भावना वहां तक जाएगी नहीं, आपकी बात लटपटा के रह जाएगी। स्वर
अगर मान लिया कि आप एक संवाद बोल रहे हैं, मामूली से संवाद, ऐसी छोटी छोटी छोटा छोटा सा उदाहरण में से समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप बोलते हैं कि माँ खाना बन गया क्या, जरा ला दीजिए, अगर आप ऐसे बोलते हैं तो माँ कैसे बोलेगी, वहाँ से आवाज़ कैसे आएगी? आप जानते हैं, मैं जानता हूँ कि आप जानते हैं, लेकिन उसके बाद जानते हैं कर दीजिएगा, लेकिन कैसे करना है ये नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। माँ वहाँ से बोलेगी माँ खाना बन गया जल्दी से दे दीजिए, माँ वहाँ से बोलेगी हाँ बेटा बन गया ले आ रही हूँ, ये हो सकता है। लेकिन कहीं माँ अगर ये बोले हाँ बेटा बन गया ले आ रही हूँ, बेसुरा हो गया। ऐसे बहुत सारे नाटकों को मैंने देखा है कि जो लोग बेसुरे तक से बोलते हैं, दर्शक देखते हैं, उन्हें पसंद नहीं आता कि क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा कमी क्या है। तो इन बातों पर भी ध्यान दीजिए। और फिर टाइमिंग, लय, स्वर, ताल, लय। ताल एक 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 दायरा तो बंधा होना चाहिए ना संवाद का, कि उतना ही दायरे में बोलना है। जैसे देखिए ना, यूं छोटा सा कलेजा लेकर साज मत बजा हुसैन, अरे बेटे सिर्फ 30 इंच की छाती है, फटकर फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अगर आप इस संवाद को बिना लयबद्ध तरीके से करेंगे, बिना ताल के करेंगे, जैसे यूं छोटा सा कलेजा लेकर साज मत बजा हुसैन, सिर्फ 30 इंच की छाती है, फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, क्या ऐसे बोलेंगे तो अच्छा लगेगा? उस चरित्र को समझना पड़ेगा। वो चरित्र क्या है? बूढ़ा है, जवान है, पागल है, हिंजड़ा है, कोई IAS अफसर है, कोई नेता है, कौन बोल रहा है? उसको तो आपको वो तो काम करना पड़ेगा उस पर। आप इन सारी बातों को अपने जहन में बैठा करके तब उस संवाद को बोलेंगे लयबद्ध तरीके से। स्वर ताल लय, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा विषय है और छोटे छोटे में समझाने में बड़ा मुझे दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं सारी बातों को थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो स्वर ताल लय तरीके से अगर आप करते हैं तो बहुत सुंदर लगेगा, लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। अगर देखिए ना, कोई भी संवाद, इसी संवाद को अगर कोई हिंजड़ा बोलेगा तो किस तरह से बोलेगा, कोई डॉक्टर बोलेगा तो किस तरह बोलेगा, इसको आपको तैयारी करनी होगी। मैं बोल सकता हूँ, बोल के दिखा भी सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे विषयों को छूना है, बहुत सारी बातों को छूना है। अब देखिए ना, भाव, जिस अभिनेता के अंदर भाव ना हो तो व्यक्त कैसे करेगा? एक कलाकार को भावुक होना बड़ा ज़रूरी है, एक कलाकार को चीज़ों को महसूस करना बड़ा ज़रूरी है। जब तक वो महसूस नहीं करेगा तब तक अपनी बातों को दूसरे के सामने रख कैसे पाएगा? नहीं रख सकता है। तो भाव आना ज़रूरी है आपके अंदर, आपके अंदर दर्द आना ज़रूरी है। 9 रस होता है, 9 रस में क्रोध है, भक्ति है, क्रोध है, भक्ति है, विभत्स है, भयानक है, करुण है, ऐसे 9 रस है। मुझे अभी थोड़ा याद नहीं है, लेकिन 9 रस के द्वारा आप अभिनय को कर सकते हैं। और 9 रस आपके चेहरे पर आना चाहिए। वो सारे 9 रस अगर आपके अंदर कमांड हो गई, इस चेहरे पर कमांड हो गया, तो आप अभिनेता हैं। अब देखिए ना, बहुत पहले की बात है, एक बार मैं रास्ते में जब जाया करता था तो लोग मुझे कोई प्रणाम किया करते थे, या मैं किसी को प्रणाम कर दिया करता था, तो वो जो रिस्पांस देता था या मैं जो रिस्पांस देता था, रिएक्शंस देता था, वो रिएक्शंस शायद मैं जब देता था कि प्रणाम, उन्होंने कहा कि प्रणाम, तो मैंने कहा कि मेरे चेहरे पर वो भाव शायद बढ़िया से नहीं जा पाता था। मुझे लगता था कि मैंने दे दिया, लेकिन वो बाद में हमसे कभी मिले तो बोले कि भाई आप जब प्रणाम करते हैं तो आप जवाब नहीं देते हैं। मैंने कहा भाई जवाब तो देता है। तो मैंने इस बातों को गौर किया और मैं घर में आकर के आईने में अपने उस चेहरे को देखा कि अगर वो प्रणाम करता है तो मैं किस तरह का जवाब देता हूँ चेहरे से। तो मैंने देखा तो मुझे लगा कि हाँ, मेरे चेहरे पर वो भाव नहीं आ रहा है, मेरे चेहरे पर वो भाव नहीं आ रहा है। तो जब वो भाव नहीं आता था तो वो भाव को मैंने अपने चेहरे पर बनाया। जैसे देखिए, प्रणाम प्रणाम, मैंने देखा कि नहीं ये कम आ रहा है, तो मैंने कहा प्रणाम प्रणाम जी प्रणाम। तो ये मैंने बनाया और चेहरे को देखा और मैंने कहा कि ठीक है, मैं अब किसी को कुछ रिएक्शन दूंगा तो थोड़ा सा लाउड दूंगा, ताकि मेरा चेहरा, मुझे पता तो होना चाहिए कि मेरे चेहरे पर क्या भाव आ रहा है, मेरे चलने का स्टाइल क्या है, मेरे बोलने का स्टाइल क्या है, मेरे पहनने का स्टाइल क्या है, मेरे पे क्या अच्छा लगता है, मैं क्या पहनूं कि लोगों को अच्छा नजर आऊं। ये तो आपको महसूस करना पड़ेगा। इसीलिए आप फिल्मी दुनिया में बहुत सारे हीरो को देखते होंगे, स्पेशलिस्ट लोग रखते हैं।
तो आपको भी ज़रूरी है कि आप अपना कैसे पहनेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे दिखाएंगे, कैसे करेंगे, ये आपको ज़रूरी है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत सी फरमाइश कर रहे हैं, और फरमाइश कर रहे हैं कि कुछ कुछ कैरेक्टर जो मेरा पहले हुआ है उसको करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं करूँगा। मैंने नोट कर लिया है। बहुत को धन्यवाद मैं दे रहा हूँ कि उन्हें ये पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो समय कम है लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ। हाँ, उन्होंने फरमाइश की मेरे बुद्धम शरणं गच्छामि नाटक का एक संवाद है। संवाद तो बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन एक संवाद मुझे जहाँ तक याद है, मैं अपनी महारानी के लिए वो संवाद बोलता हूँ कि तुम्हारी महानता का पलड़ा मेरे सर्वस्व समर्पण के पलड़े से आज भी भारी रहा महारानी, परंतु भूख इतनी जोरों की लगी है कि परहेज का हर व्याकरण अशुद्ध लगने लगा है, शुद्ध लगने लगा। ये संवाद है, बहुत सारी संवाद है, बहुत सारी बात है। मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ। अभी मेरे पास बहुत सारे लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, तो देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि देखिए, ये संवाद जैसे मैंने कहा ना अभी, ये बुद्धम शरणं गच्छामि का एक संवाद है। अगर एक कलाकार अपनी संवाद अदायगी, कौन कैरेक्टर कर रहा है, वो पार्सन स्टाइल कर रहा है या स्वाभाविक कर रहा है या कोई ऐसा ऐतिहासिक कोई ऐसा प्ले कर रहा हो जो रियलिस्टिक हो, तो आप कैरेक्टर को उसी तरह से करेंगे ना, और उसकी तैयारी करेंगे। तो उसकी तैयारी करने के लिए आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका बॉडी क्या बोल रहा है, मैंने उस संवाद के लिए, उस कैरेक्टर के लिए, वो जो कैरेक्टर है उसको करने के लिए आपका पर्सनालिटी आपको वहाँ ले जाना पड़ेगा और आपको करना पड़ेगा, तब लोगों को अच्छा लगेगा। नहीं तो अगर आप अभी राजा का कोई कैरेक्टर कर रहा हो और राजा लग ही नहीं रहा हो, हाँ रे अब तो कहेगा वो वाला, इस सब तरह का जो संवाद है, जो बोलने के लिए आपको बॉडी बनाना पड़ेगा। उस तरह से बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने तो सुना है कि राज बाबा बहुत पतले जब थे, बहुत छोटे थे, तो उन्होंने अपने छोटे से बॉडी को, शरीर को, अपने पर्सनालिटी से, अपने एक्टिविटी से, अपने अदायगी से उन्होंने इतना बड़ा कर दिया कि राजा पौरुष का रोल, सिकंदर का रोल उन्होंने किया, और लोगों को नजर आ रहा था कि हाँ वो राजा है। माफ़ी के साथ कहना चाह रहा हूँ कि मैं भी बुद्धम शरणं गच्छामि जब करता हूँ, मेरा शरीर तो बहुत पतला दुबला है, बहुत पहले से मैं करता आ रहा हूँ, उसमें और पतला दुबला था। लेकिन जब मंच पर लोगों ने मुझे देखा तो पहले तो लोगों ने कहा कि भाई आप राजा का रोल कैसे करेंगे, आप तो इतने पतले दुबले हैं। मैंने कहा कि हो सकता है, लेकिन जब मंच पर मैंने उसी पतले दुबले रोल में ही जब मैं मंच पर आया, और जानते हैं उसमें कपड़े नहीं पहने थे हमने, वो शरीर खुला हुआ था, कि माला वाला सब था और पूरा शरीर दिखाई दे रहा था पतला दुबला। लेकिन अगर आपके अभिनय में दम हो, अगर आपके अदायगी में दम हो, तो लोग आपको पसंद करते हैं, स्वीकार करते हैं। और किसी ने भी उसकी बुराई नहीं की, सारे लोगों ने उसकी इतनी तारीफ की कि देखिए ना, आज तक लोगों को याद है। और इस प्ले से मैंने कम से कम 1500 पुरस्कार जीते थे बेस्ट अभिनेता के। ऑल इंडिया कॉम्पिटिशनों में बहुत जगह सम्मानित किया गया मुझे इस तरह से। तो ऐसे तो है ही है पूरे। अब एक कलाकार को मैं देखता हूं कि जब शुरुआत करता है वो कलाकार, तो क्या करता है, एक कैरेक्टर उठाता है और उसका पर्सनालिटी, जैसे मेरा एक नाटक है बैंड मास्टर, बहुत फेमस है, लोगों ने देखा है, बहुत अप्रिशिएट किया है, बहुत सारा उसमें सम्मान मुझे मिला, बहुत सारी बातें हैं। और मेरे लिए वो एक मील का पत्थर मेरे लिए है वो प्ले बुद्धम। और ये तो उसमें एक कैरेक्टर क्या है कि एक 90 साल का बूढ़ा है, और वो बूढ़ा थ्रू और शुरू से अंत तक दमे का मरीज है, खांसते रहता है, और उम्र इतनी है कि झुक के चलता है। जिन दिनों में मैंने इस प्ले को किया था, उस दिनों मेरी उम्र क्या थी, मैं उस वक्त 20, 22, 25 वर्ष का था, और 90 साल के उम्र का कैरेक्टर कर रहा था। लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत सारा बोला ना, बहुत सारा पुरस्कार मैंने जीता उसमें खूबी क्या थी कि 1 घंटे के प्ले में पूरा एकदम सारा माने आप झुके हुए हैं और कमर से झुके हुए हैं और कभी भी सीधा नहीं होते हैं। पूरे प्ले में कभी भी बाहर नहीं जाता वो कैरेक्टर, पूरे मंच पर करता है, और वो पूरा टोटलिटी में मेंटेन करना,
ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मेरे से अच्छा कोई कर ही नहीं सकता, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग करने वाले हैं, कर सकते हैं। बहुत दिग्गज कलाकार हमारे बीच हैं, हम लोग के साथ हैं, पटना में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग करते रहे हैं। लेकिन ये कैरेक्टर को करने के लिए आपको अपने आप को मेंटेन रखना ज़रूरी है। अब देखिए, मैं एक उस प्ले को मैं करने के लिए मैं उसका एक संवाद बोल देता हूँ। उसमें एक संवाद है कि संगीत एक पूजा है, एक इबादत है। इसे पाने के लिए अपने आप को खोना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, रियाज करना पड़ता है, रियाज। मैंने सोचा था कि तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है और तुझे तालीम दी है, तो तू मेरी इस कला को बचा के रखेगा। मगर तू हाँ रे, अब तो कहेगा ही। अरे अब तो कहेगा ही। उस वक्त नहीं कहा था, अरे उस वक्त नहीं कहा था जब सरकार बाबू की इज्जत इसी नरसू मियां ने बचाई थी। उस वक्त नहीं कहा था जब राजा बाबू की बेटे की बारात में सारे बारातियों को बाजा सुनाकर इसी नरसू मियां ने मदहोश कर दिया था। उस वक्त नहीं कहा था जब चौधरी साहब की है मैंने ताल का मचा दिया था। उस वक्त नहीं कहा था। उस वक्त नहीं कहा था। अरे अब तो कहेगा ही, अब तो कहेगा ही, अब तो कहेगा ही। धन्यवाद दोस्तों। आज विषय तो बहुत बड़ा है, अभिनय सिखाना। मैं एक एक विषय पर एक एक घंटा बोल सकता हूँ, लेकिन आज शब्द छोटे पड़ रहे हैं, क्योंकि हर विषय को छूना और उस पर थोड़ी बात को करना अच्छा नहीं लग रहा है। मैं अपने कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना चाहता हूँ और फिर कभी मिलेंगे तो विस्तार से बातें होंगी। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।